हेलो विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे लघु युग्मक जनन के बारे में। लघु युग्मक जनन का मतलब होता है पराग कण से नर युग्मकोद्भिद का विकास होना। ये पराग कण है। पराग कण आपको पता है पराग कोश की लघु बीजाणुधानियों के भीतर बनते हैं। लघु बीजाणुधानी को परागधानी भी कह सकते हैं। तो परागधानी के भीतर बनते हैं पराग कण, और इन पराग कणों से विकास हो जाता है नर युग्मकोद्भिद का। तो पराग कण से नर युग्मकोद्भिद का विकास होना कहलाता है लघु युग्मक जनन। अब ये कैसे होता है तो इसको हम चित्रों की सहायता से समझेंगे। परागकण आपने पढ़ रखा है। परागकण में ये हो गई बाह्य चोल जिसमें ये जनन छिद्र हो गए, अंतःचोल हो गई, केंद्रक हो गया, और ये हो गया कोशिका द्रव्य। ये परागकण परागधानी के भीतर ही है। अभी परागकण का जो विकास होगा उसमें क्या होगा, सबसे पहले ये जो केंद्रक है इसमें असमान केंद्रक विभाजन होगा, जिससे दो असमान आकार के केंद्रक बनेंगे। एक केंद्रक बनेगा बड़ी साइज का जो कोशिका द्रव्य में बनेगा, एक बनेगा छोटी साइज का जो कोशिका भित्ति के पास में बनेगा। ये जो बड़ा कोश केंद्रक बनेगा इसे कहा जाता है कायिक केंद्रक, और ये जो छोटी साइज का केंद्रक है इसे कहा जाता है जनन केंद्रक। इसके बाद में असमान कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। यानी कोशिका द्रव्य विभाजन का मतलब होता है कोशिका भित्ति बनेगी तो वो बीच में नहीं बनेगी, बल्कि इस प्रकार से बनेगी कि एक तो छोटी साइज की कोशिका बनेगी और एक बनेगी बड़ी साइज की कोशिका। तो अगला चित्र इस प्रकार से है। यह बड़ा केंद्रक, इसका नाम है कायिक केंद्रक। ये छोटा वाला केंद्रक जनन केंद्रक। अब कोशिका भित्ति यहाँ पर ऐसे बनेगी। तो कोशिका भित्ति बन गई तो एक लेंस के जैसी कोशिका बन जाएगी छोटी साइज की, जिसमें रहेगा जनन केंद्रक। इस कोशिका का नाम हो जाएगा जनन कोशिका। और बड़ी कोशिका में है कायिक केंद्रक। इसे कहेंगे कायिक कोशिका। ये जनन कोशिका ऐसे सिकुड़ करके फिर फैलेगी है, और फैल करके हो जाएगी तर्करूपी आकृति की, और तर्करूपी आकृति की होकर के फिर यहाँ से कट के अलग हो जाएगी। यानी आप यहाँ पे समझ सकते हो जैसे एक कोशिका पहले ऐसे होकर के तर्करूपी हो जाएगी, इस प्रकार से तर्करूपी होने के बाद में यहाँ से कट जाएगी, कट करके कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे बना देंगे इसको। ये जनन कोशिका स्वतंत्र हो गई और ये कोशिका द्रव्य में तैरने लग गई। अभी तक तो ये जुड़ी हुई थी भित्ति से, अब ये फ्री हो गई और ये कायिक कोशिका है यहाँ पे। तो ये हो गई जनन कोशिका, ये हो गई कायिक कोशिका। तो परागकण जो एक कोशिकीय था अब वह दो कोशिकीय अवस्था में आ गया, और यहाँ तक का जो विकास है वो अधिकांश पौधों में परागधानी के भीतर ही होता है। अब क्या होगा, परागकोश का स्फुटन होगा, मतलब परागकोश फटेगा। तो फटेगा तो ये जो परागकण है वो परागकण बाहर आ जाएंगे परागकोश से, और आकर के ट्रांसफर हो जाएंगे वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होना कहलाता है
परागण मतलब ये दो कोशी के परागकण वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर हो जाएंगे और परागकणों का वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होना कहलाता है परागण। तो ये परागकण में मान लो यहाँ पर है, ये आ गया वर्तिकाग्र पर। अब वर्तिकाग्र में यहाँ पे बना रहा हूँ, मान लीजिए ये वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र के बाद में आती है वर्तिका, इस प्रकार से वर्तिका, फिर नीचे फुला हुआ हो जाएगा अंडाशय। तो वर्तिकाग्र वर्तिका फिर आता है अंडाशय। इस प्रकार से स्त्री केसर होता है। तो परागकण कहाँ पे आ गए? ये आ गए वर्तिकाग्र पर, और इसे कहा जाता है परागण। मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर ये परागण क्रिया हो गई। इसमें ये कोशिका हो गई काय कोशिका, और काय कोशिका के भीतर ये हो जाएगी जनन कोशिका। अब क्या होगा, ये जो परागकण है यहाँ से कुछ पदार्थों का अवशोषण करेगा। अवशोषण करेगा तो फिर क्या होगा, प्रेशर की वजह से ये जो अंतःचौल है, और अंतःचौल के साथ में अंदर जो कोशिका झिल्ली है उस पर प्रेशर पड़ेगा तो वो जनन छिद्र से होके बाहर आ जाएगी। 3 जनन छिद्र है, किसी भी जनन छिद्र से होके वो एक नलिका बाहर आ जाएगी। इस प्रकार हम यहाँ पे बना सकते हैं। ये नलिका अंतःचौल और कोशिका झिल्ली के फैलने से बनी है। इस नलिका को कहा जाता है पराग नली, पॉलन ट्यूब। इस प्रकार से पराग नली बाहर आ जाएगी, और यह प्रक्रिया कहलाती है परागकण का अंकुरण। तो परागकण का अंकुरण हो गया वर्तिकाग्र पर। अब ये पराग नली ये वृद्धि करती हुई नीचे की ओर जाएगी, वर्तिकाग्र फिर वर्तिका, फिर नीचे अंडाशय में जाएगी, और इस पराग नली में ये काय केंद्र का जाएगा इसके टॉप पे, और उसके पीछे आ जाएगी ये जनन कोशिका। तो अगले चित्र में हम यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे कि ये पराग नली है। पराग नलिका के शीर्ष पर ये आ गया ये केंद्रक, जिसका नाम है काय केंद्रक, और काय केंद्र के ठीक पीछे ये आ जाएगी कोशिका, जिसका नाम है जनन कोशिका। पराग नली जब ये वृद्धि करती हुई नीचे की ओर जाएगी तब यह जनन कोशिका विभाजित हो जाएगी, और इसके विभाजन से बनेंगे 2 नर युग्मक जो होंगे अगतिशील, मतलब गति नहीं करेंगे। इस प्रकार हम बना सकते हैं यहाँ पे। जैसे पराग नली है, पराग नलिका के शीर्ष पर हो गया ये कायिक केंद्रक, इसका नाम लिख देता हूं मैं, ये हो गया कायिक केंद्रक। और कायिक केंद्र के ठीक पीछे इस जनन कोशिका में विभाजन से बन जाएंगे 2 नर युग्मक, ये हो गए नर युग्मक, और ये नर युग्मक रहेंगे अचल, अगतिशील। एक बात ध्यान रखना है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पौधों में नर युग्मक अगतिशील होते हैं, यानी इनमें फ्लैजिला या कशाभिका नहीं पाई जाती है। इसीलिए परागनली बनी है। यह परागनली इन नर युग्मकों को अपने साथ में ले जाएगी और अंडाशय में बीजांड के भीतर छोड़ देगी, और बीजांड के अंदर पाए जाते हैं मादा युग्मक। शैवालों में, ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में परागनली नहीं बनती है। परागनली केवल 2 पादप समूहों में बनती है, एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में।
इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये 3 कोशिकीय, ये 3 केंद्र की संरचना बन गई। इसे कहा जाता है नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद। तो ये जो परागकण था, इससे नर युग्मकोद्भिद बन गया, और नर युग्मकोद्भिद के भीतर नर युग्मक है, तो ये पूरा प्रोसेस कहलाएगा लघु युग्मक जनन। यहां पर एक बात और ध्यान देनी है कि कुछ पौधों में ये नर युग्मकोद्भिद परागण से पहले ही बन जाएगा। उनमें क्या होगा कि जनन कोशिका परागण होने से पहले यहाँ पर ही क्या कर लेगी, विभाजन कर लेगी। तो ये अगर यहाँ पे विभाजन कर रही है तो 2 नर युग्मक यहीं पे बन जाएंगे। तो 3 कोशिका, 3 केंद्र की नर युग्मकोद्भिद परागण से पहले ही बन जाएगा। लेकिन अधिकांश पौधों में ऐसा ही होता है कि परागण हो गया, उसके बाद में क्या बनेगा, नर युग्मकोद्भिद। तो हमने पढ़ लिया लघु युग्मक जनन।